हेलो दोस्तों, आज हम यूपीएसआई 2025 का जो एग्ज़ाम होगा इस प्रैक्टिस सेट आज लगाते हैं। चौथा प्रैक्टिस सेट है ये, और इसमें हिंदी, जीके, मैथ और रीजनिंग चारों पोर्शन हम इसके लगाएंगे। थोड़े से क्वेश्चन इसमें हमने कम रखे हैं ताकि ये भी थोड़ी आपको आदत पड़ जाए प्रैक्टिस सेट लगाने की, और उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, हमने चारों पोर्शन इसमें रखे हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे। यानी एसआई के एग्ज़ाम में 40-40 क्वेश्चन आएंगे, तो 160 क्वेश्चन आएंगे। इसमें थोड़े कम कर दिए हमने, लेकिन हिंदी और चारों सब्जेक्ट मतलब रखे हमने इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए। हम सीधे डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, और फालतू की बात करनी भी नहीं चाहिए पढ़ाई में। ठीक है, क्योंकि मेन टॉपिक जो है हमको वो क्लियर करना है, हमको कंपटीशन निकालना है। ठीक है, फालतू बकवास नहीं करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, आपके घर में इतने मेहमान आए, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम लिखिए। आपको बताना है इसमें कौन सा सर्वनाम है। यानी रेखांकित कौन है? इतने और कुछ। इतने कुछ से हमको पता चलता है कि कोई डेफिनिट ये नहीं है। ठीक है, निश्चित संख्या कोई पता नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सर्वनाम हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक। ठीक है, संबंधवाचक में होता है जब संबंध बताया जाता है, निश्चय में जब डेफिनिट नंबर पता हो आपको। ठीक है, और निजवाचक मतलब व्यक्तिगत सर्वनाम हो जाएगा ये। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश को जो हम कहते हैं वो शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तत्सम रूप जो है इसका शीर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थिति में परिवर्तन ना होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत है। क्या है? तो सही कहावत कौन सी है? जस दूल्हा तस बनी बारात, ये तो नहीं हुआ। फिर हुआ ना सुख में मोटे ना दुख में दुबले, ये भी नहीं हुआ। न गरजे न बरसे वहीं धूप की धूप, ये भी नहीं हुआ। वहीं ढाक के तीन पात, ये वाला आंसर हुआ। ठीक है, यानी कोई परिवर्तन ना हो उसको कहा जाता है ढाक के तीन पात। कहते हैं ना, तुम्हें कोई चेंज नहीं हुआ, तुम वैसे से एज इट इज रहे, ढाक के तीन पात। ठीक है, ढाक क्या होती? ढाक एक पेड़ होता है पलाश का पौधा होता है। इसकी सारी चीज़ें यानी फूल, पत्ती और जो भी इसमें निकलता है, छाल वगैरह, ये सब आयुर्वेद में यूज़ की जाती है। तो इसके पेड़ में क्या होता है? 3 पत्ते एक साथ होते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ढाक के 3 पात। वैसे ही रहते हैं वो, ढाक के 3 पात। नेक्स्ट है आपका, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे, कौन थे? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। विशाल भारत पत्र के ये थे। ठीक है, तो ये गांधी वगैरह उस समय उनके ऊपर ज़्यादा लिखा गया था, बनारसी दास चतुर्वेदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, ऊहापोह का पर्यायवाची क्या है? ऊहापोह का मतलब होता है कि मतलब कंफ्यूजन टाइप का, असमंजस। ठीक है, ऊहापोह में हम फंसे हुए हैं, तो असमंजस आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? ठीक है, क्रिया धातुएं जो कहलाती हैं साधित सकर्मक धातु कहलाती है। ठीक है, साधित सकर्मक धातु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूर्ध का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो भू प्लस ऊर्ध इसका संधि विच्छेद आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, अतीन्द्रिय कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, अक्षर का विलोम क्या होता है? अक्षर का मतलब आ जुड़ गया, विलोम में आ जुड़ गया तो आ हटा दीजिए तो क्षर बचा, तो क्षर का विलोम हो जाएगा अक्षर, क्षर आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? यानी दोनों पद प्रधान हो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, 2 पर 2। ठीक है, जैसे लिखा है पति पत्नी, ये 2 पर 2 है। ठीक है, तो द्वंद्व समास। दाल चावल द्वंद्व समास। ठीक है, दिन रात द्वंद्व समास, यानी दोनों पद प्रधान है अलग अलग। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपका जो जीएस है, थोड़ा सा जीएस ले लिया हमने पोर्शन, 10 क्वेश्चन जीएस के हैं,
तो जीएस को समझते हैं और फिर उसके बाद मैथ और रीजनिंग लगाएंगे। तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण अनुसूची में है। किस में है? तो 10वीं अनुसूची में रखा गया था, दल बदल। ठीक है, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ के, उस समय ये एक इतनी सीटें उनके पास थी, बिल ले आए थे, तो उससे दल बदल एक कानून बना दिया था। ठीक है, यानी दल आपको बदलना है तो आपके पास कम से कम 1/3 सीटें हों तो आप अपना अलग दल बना सकते हैं, वरना आपकी मान्यता खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जॉबलेस क्लूलेस रेकलेस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉबलेस क्लूलेस रेकलेस, रेवती सुरेश इसके लेखक हैं, रेवती सुरेश। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 75 का 3 इसका क्लॉज है, 75(3). नेक्स्ट है भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, भ्रष्टाचार निवारक जो था 19 अगस्त 2013 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है आपका उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि राज्यसभा का सभापति ही होता है तो वही लाएंगे। ठीक है, राज्यसभा में ही इम्पीचमेंट लाया जाता है। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो कानूनी सलाहकार कौन थे? जब संविधान बन रहा था तो एक बहुत बड़े कानूनविद थे जिनको उसका सलाहकार बनाया, वो थे आपके BN राव। ठीक है, BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ठीक, BN राव जो थे उनको सलाहकार बनाया गया था, BN राव को। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 से संबंधित है। किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल है? संघ सूची में कौन आता है? तो संघ सूची में बंदी गृह नहीं आता, कृषि नहीं आता, विवाह नहीं आता, परमाणु ऊर्जा आता है। परमाणु ऊर्जा जो आता है वो संघ सूची में आता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे बाह्य परत कौन सी है जो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है? तो सबसे आखिरी मंडल कौन सा कहलाता है? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर, लास्ट वाला जो मंडल कहलाता है बहिर्मंडल। उसके बाद फिर अंतरिक्ष चालू हो जाता है। ठीक है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है आपका बहिर्मंडल लास्ट में। ठीक है, सबसे आखिर में बहिर्मंडल आ जाता है, एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक के अधिनियम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? 1935 अधिनियम से लिया गया है। लगभग भारतीय संविधान का 70% भाग इसी से लिया गया है, 1935 अधिनियम से लिया गया है। यानी जो भारतीय संविधान बना तो उसमें जो ज़्यादा चीज़ें जो हैं 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसको अंग्रेज़ों ने लाए थे, तो उसी से 70% भाग ले लिया, क्योंकि उसमें अच्छी चीज़ें थी तो इसलिए ले ली गई। 70% भाग उससे लिया गया है, 30% अदर कंट्रीज से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, x और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 किलो है। यदि x का वजन अपने 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 किग्रा अधिक है तो a का वजन क्या है? यानी x का वजन क्या है, ये पूछ रहे हैं सवाल में। ठीक है, तो 3 दोस्तों का औसत वजन यानी x और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन कितना है? 55 किलो का मतलब 4 लोगों का औसत वजन है 55 किलो। यानी 55 का मतलब 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22, 220 किलो हो गया 4 लोगों का वजन। ठीक है, सवाल को आप पहले कॉन्सेप्ट से समझिए तब आप लगा पाएंगे। शार्ट ट्रिक हर जगह नहीं लगती है, कुछ जगह लगेगी, जहाँ लगेगी हम बता देंगे। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाएंगे 1 मिनट से ज़्यादा आपको सवाल लगाने में नहीं लगेगा, समझ लीजिए आप। और मैथ को वैसे भी आपको 30 मिनट देना है कम से कम, तब आपके सवाल सही हो पाएंगे। तो आगे लिखा है, यदि x का वजन अपने 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 किलो अधिक है। अब 3 दोस्तों का वजन कितना हो गया? तो 220 में से हम x को घटा दें।
ये x हट गया तो 3 दोस्तों का वजन आ गया। अब उनका औसत कितना हो गया? औसत वजन हो गया 3, 3 से भाग कर दें तो उनका औसत वजन हो गया। 3 दोस्तों का औसत वजन ये हो गया। अब x का मान जो है वो इनके 3 दोस्तों के औसत वजन से 4 अधिक है, तो 4 और जोड़ दें इसमें। ठीक है, तो अब हम x की वैल्यू निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू हम निकालते हैं तो यहाँ से क्या हो गया, 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 220 माइनस x प्लस 12 के। ठीक है, x को इधर लिया है तो 4x हो जाएगा। ये 4x बराबर हो जाएगा 220 में 12 जुड़ जाएगा 232। ठीक है, इसलिए x बराबर आ गया 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 58। यानी x की वजन कितनी है? 58 साल है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वॉलेट में 10 रुपये 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या 12 है। 10 और 50 रुपये के नोटों की संख्या 1 और 2 के अनुपात में है। वॉलेट में कितने नोट हैं? ठीक है, अब एक वॉलेट में 10 रुपये के नोट हैं और 50 रुपये के नोट हैं। नोटों की संख्या कितनी है? टोटल 12 नोट हैं टोटल। ठीक, अब 10 रुपये 50 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात कितना है? 1:2 है। 1:2 है। इसका मतलब ये अगर जो x है तो ये हो जाएगा 2x। x और 2x हो जाएगा, यानी 10 रुपये के नोट जो हैं x हैं तो 50 रुपये के हो जाएंगे 2x। ठीक है, अब इन दोनों का योग कितना है? यानी x प्लस 2x बराबर है 12। टोटल गिनती है 12, इसलिए 3x बराबर आ जाएगा 12 के। तो x बराबर हो जाएगा 3 चक्कू 12। यानी 50 रुपये के नोट कितने हो गए? x की वैल्यू रख देंगे, 50 रुपये के हो गए 8 नोट और x यहाँ पर 4 रख देंगे तो 10 रुपये के 4 नोट। ठीक है, तो अब टोटल रुपये कितने हो गए? 10 चौक 40 और 8 पंचे 40, 400। ठीक है, तो 400 टोटल 440 रुपये आपके आंसर हो गए। टोटल रुपये कितने हो गए? 440 के। 440 टोटल रुपये आपके हो गए। ठीक है, एक कैन में 2 तरल पदार्थ P और Q का मिश्रण है जिसका अनुपात 7:5 है। जब मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और कैन को Q से भर दिया जाता है तो P और Q का अनुपात 7:9 हो जाता है। शुरू में कैन में कितने लीटर तरल P था? ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं P और Q का रेशियो कितना है। P रेशियो Q जो है वो 7 और 5 है, यानी ये मान लीजिए 7x है तो ये हो गया 5x। अब इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। 9 लीटर निकाल लिया गया और 9 लीटर Q डाल दिया गया तो 9 निकाला जाएगा। तो दोनों में से 9 जब निकलेगा तो जो P में से निकलेगा 9, यानी P का जो हिस्सा आएगा P बराबर आ जाएगा, चूँकि इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 7 और 5 है तो अनुपातिक योग हो जाएगा 12। अनुपातिक योग 12 हो जाएगा तो P का हिस्सा जो आ जाएगा 7/12 गुणे 9। तो 9 सती 63, 63/12 यानी 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 12 पंचे 60। 5.25 हिस्सा जो है वो P का निकला। तो Q का कितना निकलेगा? तो 9 में से 5.25 घटा दें। 9 में से 5.25 घटा देंगे तो बचेगा 3.75। ये हुआ Q का हिस्सा, इतना निकला। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? तो Q का हिस्सा बचा कितना शेष? Q जो बचा वो कितना बचा? Q था 5x था, 5x और निकला कितना है? 3.75 और जुड़ कितना गया इसमें? 9 लीटर Q डाल दिया गया Q में। ठीक है, देखा 9 लीटर मिश्रण निकाल कर और कैन को Q से भर दिया गया, यानी 9 लीटर Q डाल दिया गया। तो Q का हिस्सा कितना हो गया? इसको हम हल कर लेंगे तो 5x प्लस इसमें से घट जाएगा तो 5.25 बचेगा। ठीक है, अब बाद में P और Q का रेशियो क्या हो जाता है? P और Q का रेशियो हो जाता है 7:9। तो P कितना था? 7x प्लस 5.25 और Q कितना हो गया नीचे, यानी P/Q जो है हमारा वो कितना हो गया? Q का हिस्सा हो गया अब 5x प्लस 5.25 जो बराबर हो जाएगा 7/9 को।
ठीक, 7/9 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम हल कर लेंगे। हल आप अपने आप कर लीजिएगा और इसका जो आंसर आ जाएगा सिंप्लाइज दैट x बराबर 3। तो p का हिस्सा पूछ रहे थे, p कितना है, 7x है, 7x है, तो p बराबर हो जाएगा 7x यानी 7 × 3 यानी 21 आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, यहाँ पर हमने थोड़ा शार्ट में आपको बता दिया है क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता, वरना इसको हल कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय 1200 रुपये थी और उसका मासिक व्यय 10,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 12% और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में हुई प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। ठीक है, तो मासिक आय थी कितनी, 12,000 रुपये, खर्चा कितना था, 10,000 रुपये, तो बचाता कितना था, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये बचाएगा, आय में से व्यय घटा दें। ठीक है, तो उसकी बचत आ जाएगी 2,000 रुपये। अगले वर्ष उसकी आय में वृद्धि कितनी हो गई, 12%, यानी 12,000 रुपये उसकी आय थी और उसमें 12% की वृद्धि हो गई, तो 112/100 आय ये हो गई। और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई। व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 5% की, यानी 10,000 था और 105/100 हो गया, 5% की वृद्धि हो गई। तो आय कितनी हो गई, जरा इसको हल कर ले हम। ठीक है, 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूना 24, 12 एकम 12, 2 14, 12 एकम 12, 1 13, माइनस अब 10,000 का कितना हो गया, 105% 5% निकाला था, यानी 105%, तो आ जाएगा 10,500। अब उसकी बचत क्या होगी, इसमें से इसको घटा दें तो ये आ जाएगा 40, ये 14 में से 5 गया 9 और 2, 2,940 रुपये उसकी बचत अब हुई। पहले कितनी हो रही थी, 2,000 रुपये। तो पूछ क्या रहे सवाल में, उसकी बचत में हुई प्रतिशत वृद्धि बताना है। अब बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 2,000 से 2,940 हो गया, यानी कितना बढ़ा, तो 2,940 में से 2,000 घटा देंगे तो 940 रुपये की वृद्धि हुई। परसेंट कितनी हुई, तो 2,000 पर निकालना है हमको, परसेंट निकालना है, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, तो ये तीनों जीरो कट गए आपके। ठीक है, 200 इसको भाग कर देंगे, आ जाएगा 47, तो 47% की वृद्धि हुई। यह आंसर आपका हो जाएगा 47%। ठीक है, इस क्वेश्चन लगाते हैं हम। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ हो तो x का मान बताना है आपको। ठीक है, तो मान ले उसका जो लागत मूल्य है, लागत जो है वो बराबर 100 है। ठीक है, तो इस पर x% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 100 + x के। ठीक है, 100 + x हो गया। अब अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे रहा है वो। 30% की छूट देने का मतलब 100 + x पर 30% की छूट दे देगा, तो बेचेगा कितने, 70% पे, यानी 70%। तो वो बराबर होता है यदि उसे 5% का लाभ हो, 5% का लाभ हो। ठीक है, 5% का लाभ का मतलब 100 हमने मांगना था लागत, तो लागत का 5% लाभ का मतलब 105%। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या है, क्योंकि दोनों तरफ परसेंट है तो दोनों तरफ परसेंट हम काट सकते हैं। नीचे बटे 100 आता है ना, थोड़ा कैलकुलेशन हम ज़्यादा नहीं करेंगे, कम कैलकुलेशन करके आपको लगाना है। एग्जाम में पेन का इस्तेमाल बहुत कम करना है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 35 दूना 70, 35 तियाँ 105। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 200 + 2x बराबर 300 के, इसलिए x बराबर आ जाएगा, यहाँ से जा कट जाएगा, 100 बचेगा, 2x बराबर 100 के, तो x बराबर 50 के, तो 50 के आ जाएगा। x का मान कितना है, 50, तो ये आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सोने की 4 अंगूठियों और 2 चूड़ियों का मूल्य 40,000 रुपये है, तो 10 अंगूठियों और 5 चूड़ियों का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो 4 अंगूठी हैं प्लस 2 चूड़ियाँ हैं, इनका मूल्य क्या है, 40,000। अब हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 अंगूठी प्लस 1 चूड़ी का मूल्य बराबर आ जाएगा 20,000 रुपये के। ठीक है, अब पूछ रहे हैं 10 अंगूठियों और 5 चूड़ियों का मूल्य क्या होगा, तो हम दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, 10 अंगूठी आ जाएगी प्लस 2 चूड़ी, 5 चूड़ी, 5 कम 5 चूड़ी, और 5 से जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 लाख आ जाएगा, तो 1 लाख रुपया आपका हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला, 1 लाख। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। 12,000 रुपये की एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है बराबर PRT/100, ये वाला फार्मूला लगा देंगे हम। P मतलब मूलधन, मूलधन कितना है, 12,000 रुपये, 15% दर है और 3 वर्षों के लिए, 3 T है, समय T 3/100
काट दिए 2 0। तो कितना आ जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो 15 तिया 45 और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 2 90, 45 एकम 45 और 9 54, 5400 रुपये आ जाएगा इसका आंसर, 5400, 5400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये मिलता है, मूल धनराशि क्या है? तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला हम लगा देंगे, ए बराबर P1 प्लस R अपान 100 की पावर n, ये फार्मूला होता है। चूँकि हमको ब्याज दे रखा है, ठीक है, तो ब्याज बराबर होता है a माइनस पी के, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है a माइनस पी के। तो a क्या है, ये है, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस पी करेंगे जब हम, तो p तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस R अपान 100 की पावर n माइनस 1, ये बचेगा आपका, ठीक है। तो ब्याज कितना आपका दे रखा है, 3225, तो यहाँ पर आ जाएगा 3225 बराबर हो जाएगा P1 प्लस R आपकी जगह रख देंगे 15/100 की घात n की जगह 2 वर्ष है तो 2 रख दिया, इसको हल कर लेंगे। और तो आप P बराबर वैल्यू निकाल लेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट P बराबर जो आपकी वैल्यू आएगी वो 10,000 रुपये आ जाएगी। इसको और हल कर लेंगे, आप P निकल आएगा, साल तो कर ही लेंगे अपने आप, तो चार्ट में बता रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 175 रुपये अधिक प्राप्त होते, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, ठीक है, यदि उसने 10% लाभ पर बेचा होता, यानी अंतर कितना हो गया, 5%। मान लें 100% है, 100 मान लें परसेंट है, तो 5% लाभ पर बेचा यानी 105 का, 10% लाभ पर बेचा होता यानी 110 पे बेचा होता, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 5%। रुपयों में अंतर कितना है, 175 का, इसलिए 1% पर 175/5 के, इसलिए 100 पे निकालना है, 100% पे मल्टीप्लाइड बाई 100, 5 तिया 15 5 25 यानी 3500, 3500 कहाँ गया, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 300 और 500 के बीच वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8 और 10, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकालेंगे हम, तो कितना आएगा, 2 बार ले जाए तो 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 चक 12, 3 से जाएगा, 3 कम 3, 4 5 2, अब कहीं नहीं जा रहा तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 पंचे 30, 3 चक्कू 12, 2 24, 240 आ गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहे थे, 2 बार और चला जाएगा, 120 आ जाएगा, 2 और यहाँ कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा 120। अब 120 से 300 और 500 के बीच में 120 से कटने वाली गिनती कौन कौन है, 360 कट रही और कोई नहीं कट रही है, ठीक है, 490 कट नहीं रही, तो 360 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQR भाई है, SR की माँ है, TR का पिता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? ये रीजनिंग का सवाल है, चलिए देखते हैं। PQ और R का भाई है, Q और R का भाई जो है वो है P, यानी भाई जो है वो है P। फिर क्या कह रहे हैं, SR की माँ है, R की माँ कौन है, S, ठीक है। TR का पिता है, R का पिता है T, पिता हो गया, चलिए ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? कौन नहीं हो सकता, Q T का पति है, ये आपस में पति पत्नी, S और T पति पत्नी हो गए, ST, तो Q तो हो ही नहीं सकता, तो आपका बी वाला आंसर हो जाएगा, Q T का पति है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का देखिए, रीजनिंग के ही क्वेश्चन ये सब है, ठीक है। कमल के लिए कोड इतना यूज किया गया, तो NO के लिए कोड क्या होगा, ठीक है। K का नंबर क्या होता है, 11, अब यहाँ पर दिया गया है 16, तो अगर जब पलट के लिखें तो 27 में से हम इसको घटा देंगे, जब पलट के गिनती लिखी जाती है, गिनती की जाती है, 27 में से इसको घटा देंगे, 27 माइनस 11 गया तो 16 आ गया। A का नंबर 1 होता है, 27 में से पलट देंगे तो 26 आ जाएगा, यानी पलट पलट के लिखे गए। तो NO के लिए क्या हो जाएगा, N का नंबर कितना होता है 13, O का होता है 15, अगर जब हम उधर उल्टी तरफ से लिखेंगे तो 27 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 12, 14 12 कहाँ पर है, N का नंबर कितना होता है, 14 होता है ना, सॉरी N का नंबर होता है 14, तो घटा देंगे उधर से तो इधर आ जाएगा 13, इधर से पड़ेगा 13 और 12, तो आंसर ये वाला हो जाएगा 13 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सबसे अलग है, तो कौन अलग है, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अस्पताल। अस्पताल एक बिल्डिंग होती है, यही अलग है, ठीक है, बाकी सब व्यक्ति है।
यह क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत अक्षर का पता लगाएं। EJKMPS, ठीक है, तो सबका कोडिंग कर लो। तो कोडिंग करने पर क्या आ जाएगा, 5, 7, 11, 13, 16, 19, ठीक है। 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ना चाहिए, तो 4 बढ़ा नहीं है, यहाँ पर 17 होना चाहिए था, तो P वाला ही डिफरेंट है, तो P आंसर आपका हो जाएगा। 2 4 2 4 करके बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रृंखला 3 9 27 81 में अगली संख्या क्या है? 3 3 9 3 27 3 81 3 243 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा गूगल, फेसबुक, यूट्यूब के बीच संबंध बताता है? गूगल अलग है, यूट्यूब अलग है, फेसबुक अलग है, ठीक है, तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, तीनों गोले अलग अलग हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, गुणे का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ है भाग, तब इतने का मान क्या होगा? तो सबके हम पलट दें, यानी 48 6 2 1 4। अब जरा चिन्ह बदल दें, तो प्लस का मतलब क्या है? प्लस का तात्पर्य है माइनस से, प्लस का तात्पर्य माइनस से, गुणे का तात्पर्य है प्लस से, भाग का तात्पर्य है गुणे से, और माइनस का तात्पर्य है भाग से। तो बॉड मास जब हम लगाते हैं पहले भाग देते हैं, तो 2 के नीचे 1 आ जाएगा, तो ये तो 2 ही बचेगा, ठीक है। फिर गुणा करते हैं तो चक्कू 8 आ जाएगा, फिर जोड़ देते हैं 8 48 मिलकर 56, 56 में से 6 गया 50, तो आंसर हो जाएगा आपका 50, ये वाला। बॉड मास मेथड लगा देंगे, बॉड मास, ठीक है, बॉड मास मेथड से ही सॉल्व करेंगे इसको, यानी ब्रैकेट ऑफ मतलब का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर पे है, तो आपकी देखिए फिगर क्या हो रही है, सर्किल अंदर जा रहा है और डार्क हुआ जा रहा है, त्रिभुज बाहर आ रहा है और ये ऐसे रह रहा है, तो ये क्या होगा, चतुर्भुज अंदर जाके डार्क हो जाएगा। चतुर्भुज किसमें डार्क है? इसमें डार्क है, यही वाला हो गया आपका, ठीक है, आगे देखना ही नहीं है। यहाँ देखिए कौन सी चित्राकृति हो जाएगी, तो ये पत्ती क्या है, पत्ती को थोड़ा सा घुमा दिया गया है 35 डिग्री, 135 डिग्री घूम गई है, ठीक है, ये पत्ती 135 135 फिर 135, तो फिर जब घूमेगी तो ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है, और 135 घूमेगी तो ये यहाँ पूरा घूम के, तो आंसर आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है, 135 डिग्री, 135 डिग्री घूम रही है, किधर? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिया अक्षरों में से एक शब्द के रूप में व्यवस्थित करने में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर AADEFGRSU लिखा है, तो इसका जो व्यवस्थित करेंगे तो बनेगा आपका सेफ गार्ड, ये बनेगा आपका आंसर, ठीक है। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके के, तो हमको लगता है आपको समझ में आएगा प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है। तो एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट कोई मार्केट से ले लीजिए, उसको भी लगाते रहिएगा, बाकी तो हम प्रैक्टिस कराते ही रहेंगे। अब हम एक बार में एक सब्जेक्ट की ही प्रैक्टिस कराएंगे, जैसे जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दिएगा, ताकि वो लोग भी तैयारी कर ले अच्छी, वो भी सिलेक्ट हो जाए, ठीक है।